हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कर रहा है? लेट एफ आर टू आर एंड जी सी टू सी बी टू फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एफ आर टू आर यानी फंक्शन एफ का डोमेन आर है और को डोमेन भी आर है। फंक्शन जी सी टू सी यानी फंक्शन जी का डोमेन सी है और को डोमेन भी सी है और ये ऐसे डिफाइन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन एफ आर टू आर कैसे डिफाइन है, तो लिख सकते हैं डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फंक्शन जी सी टू सी डिफाइंड एज जी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। आर दे इक्वल फंक्शन? पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में कि क्या ये दोनों इक्वल फंक्शन है। तो पहले हमें क्या देखना होगा इक्वल फंक्शन के लिए? तो हमें देखना होगा कि दोनों फंक्शन के डोमेन इक्वल होने चाहिए और उन डोमेन पे उनके वैल्यूज भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहां देख रहे हैं कि दोनों फंक्शन के डोमेन इक्वल नहीं है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन एफ क्या है आपका? आर है और डोमेन ऑफ फंक्शन जी क्या है? सी है। तो दोनों फंक्शन का डोमेन इक्वल नहीं है। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इक्वल नहीं है डोमेन ऑफ फंक्शन जी की। तो जब डोमेन ही इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर एफ फंक्शन जो है जी फंक्शन के इक्वल नहीं है। समझ गए? क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि इनके डोमेन इक्वल नहीं है। तो डोमेन इक्वल होने चाहिए थे और उन डोमेन पे इनके वैल्यूज भी इक्वल होने चाहिए थे। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि इनके को डोमेन भी इक्वल होने चाहिए थे, तभी ये इक्वल फंक्शन होते। तो जब डोमेन इक्वल ही नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है यहीं पे, ये आपके इक्वल फंक्शन नहीं हुए। दिखने में तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है लेकिन ये फंक्शन इक्वल नहीं है क्योंकि इन दोनों के डोमेन अलग अलग हैं। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है कि इफ एफ जी एच आर थ्री फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, तीनों फंक्शन आर टू आर पर डिफाइन है यानी कि इनके डोमेन आर हैं और को डोमेन भी आर है। एज फॉलोज, यहाँ तीनों फंक्शन देखिए दिए हुए हैं। फाइंड द रेंज ऑफ इच फंक्शन। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला फंक्शन देखिए एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही ना फंक्शन दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? इसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया था। आप क्या करोगे? ऐसे ले लोगे लेट वाई इक्वल टू में एफ एक्स। अच्छा, वाई इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट वाई। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के रियल वैल्यू के लिए हमेशा वाई क्या होगा? जीरो के इक्वल या जीरो से ग्रेटर होगा। एक्स का रियल वैल्यू के लिए वाई यहाँ पे क्या होना चाहिए? रूट के अंदर वाई है तो वाई का वैल्यू यहाँ पे या तो जीरो होना चाहिए या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। वाई जीरो से ग्रेटर या जीरो के इक्वल, यानी वाई क्या है? एफ एक्स है, यानी एफ एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो यही ना आपका रेंज हो जाएगा। रेंज ऑफ फंक्शन एफ क्या हो जाएगा आपका? रियल पॉजिटिव, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो टू इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सेट के फॉर्म में कि x बिलोंग्स टू r और यहाँ पर x जो होगा जीरो से ग्रेटर या फिर जीरो के इक्वल होगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तीनों तरीका है, जैसे आप लिखना चाहो इसको डिनोट कर सकते हो रेंज को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में हमारे पास जी फंक्शन है आर टू आर पर और एक कैसे डिफाइन है? तो डिफाइंड एज जी एक्स इक्वल टू में साइन एक्स। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू -1 to 1 तक लाई करता है। ये हम लोग पहले से ही ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि -1 to 1 में लाई करता है। और जो लोग नहीं पढ़े हैं आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे -1 to 1 तक लाई करता है साइन एक्स का वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स यानी कि जी एक्स की बात करें तो जी एक्स -1 to 1 तक लाई करेगा। तो यही आपका रेंज हो जाएगा। देखो सिंपल भाषा में समझो, यहाँ पे जो जो एक्स के पॉसिबल वैल्यू आप रख सकते हो ना वो आपका डोमेन हो जाएगा और रखने पे जो जो हमें वैल्यूज मिलेंगे उन सब का सेट क्या होगा? रेंज होता है। तो इसका हमेशा वैल्यू -1 to 1 ही आएगा, तो यही इसका रेंज हो जाएगा।
तो रेंज ऑफ फंक्शन जी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 to 1। इस तरह से लिख सकते हैं, यानी -1 भी 1 भी और इसके बीच के बाकी सारे रियल नंबर। या फिर आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं सेट के फॉर्म में कि x कोई एलिमेंट है और x बिलोंग करता है R से और लाई करता है कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1 तक। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो, समझ गए। चलिए अब इसमें का थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में देखिए फंक्शन h है जो R टू R पे कैसे डिफाइंड है, तो लिख सकते हैं कि डिफाइंड एज एच एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम लोग यहाँ ले लेंगे लेट y इक्वल टू में एच एक्स, यानी कि y इक्वल टू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू में y माइनस 1, स्क्वायर जाएगा उधर रूट लगेगा प्लस माइनस भी, यही ना हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि x के रियल वैल्यू के लिए रूट के अंदर ये कभी भी निगेटिव में तो होगा नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर रियल वैल्यू ऑफ x के रियल वैल्यू के लिए y माइनस 1 हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ रूट के अंदर कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए, यानी कि y का वैल्यू क्या होगा, हमेशा यहाँ 1 से ग्रेटर होगा या 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब कि एच एक्स का वैल्यू 1 से ग्रेटर या फिर 1 के इक्वल होगा। तो यही ना आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन h क्या हो जाएगा, तो रेंज ऑफ फंक्शन h हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू r और x 1 से ग्रेटर या फिर 1 के इक्वल होगा, समझ गए। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 और 1 से ग्रेटर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये आपका रेंज हो जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेट x देखिए यहाँ सेट दिया जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है एंड y सेट दिया जिसका एलिमेंट 1 5 9 11 15 16 है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फंक्शन फ्रॉम x टू y। इसमें से बताना है कि हमें से इनमें से कौन सा सेट फंक्शन है x टू y में। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर से f1 यहाँ दिया है, देखिए ऑर्डर पेयर में यहाँ पे फंक्शन ये किस तरह ये फंक्शन है कि नहीं आपको बताना है। एलिमेंट इसके ऑर्डर पेयर में है इस सेट के 1 1 2 11 3 1 4 15। आप देखो सेट x में एलिमेंट 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 4 इसके सभी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। यहाँ 1 11 भी है, 1 है ही, 15 भी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेट x के हर एक एलिमेंट y के एलिमेंट के साथ एसोसिएट है यूनिक तरीके से। हम लोग देख रहे हैं कि 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 11, 3 का इमेज 1, दोनों का सेम इमेज हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस देखना होगा कि हमें देखना होगा फंक्शन होने के लिए कि इस सेट के हर एक एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए और इसके किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। तो दो को एलिमेंट का सेम इमेज हो जाएगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, या सभी का सेम इमेज हो जाएगा उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस किसी भी एक इमेज का एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है ही और इसके हर एक एलिमेंट का यूनिक तरीके से इसमें उसके इमेज मिल रहे हैं, देख रहे हैं ना। या फिर आप इसको एरो डायग्राम से भी और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे एरो डायग्राम से भी इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। एक्स वाई इसमें एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 और इसमें एलिमेंट है आपके 1 5 9 11 15 16। ठीक है, आप देखो 1 जो है 1 के साथ, 2 जो है किसके साथ एसोसिएट है, 2 एसोसिएट है 11 के साथ, 3 देखो 3 किसके साथ है, 1 के साथ, और 4 किसके साथ है, 15 के साथ। तो हम लोग देख रहे हैं ना एक्स सेट के हर एक एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ एसोसिएट है और किसी भी एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, फंक्शन है। f1 इज अ फंक्शन। f1 क्या है आपका, एक फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू सेट y। ठीक है, दूसरा देखिए f2 1 1 2 7 3 5। ठीक है, अच्छा 1 1 2 7 7 तो इसका एलिमेंट ही नहीं है ना जी,
7 नॉट बिलोंग्स टू y। 7 एलिमेंट ही नहीं है इसका। हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें 4 सेट एक्स का एलिमेंट 4 इसके किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट भी नहीं है। तो दो दो को रीजन है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। f2 इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में f3 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 का इमेज 9 भी हो रहा है और 2 का इमेज 11 भी है। एक ही एलिमेंट का दो डिफरेंट इमेज नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी कि ये भी आपका फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि एलिमेंट टू हैव मोर देन वन इमेज इन y में एक से अधिक इमेज यहाँ पे दे रहा है, तो जो कि ये फंक्शन में नहीं होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि therefore f3 is not a function from सेट x टू सेट y। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लेट सेट ए दिया है जिसका एलिमेंट है 12 13 14 15 16 17 एंड f a टू z में बी अ फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x। देखिए ए टू जेड में, यानी ए क्या है, इसका डोमेन है, और जेड क्या है, को डोमेन है। तो को डोमेन यानी कि इसका इंटीजर है को डोमेन, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एफ ए टू जेड, और डिफाइन कैसे है, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू में एफ एक्स किसके इक्वल है, तो हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स से डिफाइंड है एफ एक्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रेंज ऑफ एफ फाइंड करना। तो चलिए देखते हैं F12 का वैल्यू क्या होगा। तो F12 का वैल्यू देख रहे हैं, क्या कहेंगे, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो देखो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 12 का, तो आप 2 से ले जाओगे 6 टाइम्स में, 2 से ले जाओगे 3 टाइम्स में। तो यहाँ हम लोग 12 इक्वल टू में देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें से हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन है आपका, 3 हुआ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। F13, तो F13 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 13 खुद ही प्राइम नंबर है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका 13 ही हो जाएगा, समझे ना। अच्छा F14, तो 14 का आप प्राइम फैक्टर करके देख लो, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। देख रहे हैं कि 14 2 इंटू 7 के इक्वल है ना जी, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसमें 7 हो रहा है। चलिए F15, तो 15 का प्राइम फैक्टर करोगे तो आपका 3 इंटू 5 आएगा, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 ना हुआ। चलिए F16, तो इसे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो 4 टाइम्स। 16 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसमें प्राइम फैक्टर आपको सिर्फ 2 ही मिल रहा है ना, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपका वही 2 ही हो जाएगा। चलिए F17, तो 17 का प्राइम फैक्टर खुद ही एक 17 प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टर में सिर्फ 17 ही आएगा, तो 17 हो जाएगा इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो हमें पूछ रहे हैं रेंज ऑफ फंक्शन एफ। फंक्शन एफ का रेंज क्या देखने को मिल रहा है, तो इसका एलिमेंट 3 हो जा रहा है, 13 हो रहा है, 7 हो रहा है, 5 हो रहा है, 2 हो रहा है और 17 हो रहा है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, इफ एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, कैसे है डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड एफ इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स 17 एंड एफ इनवर्स -3। अच्छा एफ इनवर्स 17 कह रहा है फाइंड करने के लिए। एफ इनवर्स 17 का मतलब है क्या है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ 17, इनवर्स एलिमेंट ऑफ 17, 17 का इनवर्स एलिमेंट, या हम ये भी कह सकते हैं ना प्री इमेज ऑफ 17, प्री इमेज ऑफ 17 ये भी कह सकते हैं। उसी तरह से एफ इनवर्स -3 के भी लिए भी हम कह सकते हैं कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ -3 हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन जो है ये R टू R
बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड बाई, देख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो आपके 17 देख रहे हैं एक्चुअल में ये इमेज रहा होगा किसी एलिमेंट का, इमेज रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू में ही ले लेंगे 17। तो यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे, ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट करेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17, स्क्वायर जाएगा रूट में, प्लस माइनस लगेगा, तो 16 का रूट आपका एक्स इक्वल टू में प्लस माइनस 4 आ जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स क्या हो जाएगा 17 का, इसमें दो एलिमेंट आएंगे, क्या आएंगे, -4 भी हो सकता है और प्लस का 4, ये दोनों हो सकता है। समझ गए ना। चलिए, यानी कि आप -4 भी रखोगे तो इसका इमेज देख लो 17 आ जाएगा, और 4 भी रखोगे तो इमेज आपका 17 आ जाएगा। समझ गए। तो यही दो आपके -4 और 4 इसके इनवर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि एफ इनवर्स -3, एफ इनवर्स -3 हम लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स -3 का मतलब क्या है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ -3, यानी कि हम लोग एफ एक्स इक्वल टू में क्या ले लेंगे, -3 ले लेंगे। अब इसमें रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में -3, ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा। अच्छा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में -4, ठीक है ना, ये -4 हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर जाएगा रूट में, प्लस माइनस लगेगा, रूट के अंदर -4, यानी कि ये रियल नहीं है, रियल नहीं है। जबकि आपके फंक्शन एफ में कह रहा था कि ये आर टू आर पे डिफाइन है, यानी कि रेंज एलिमेंट इसको डोमेन से मिलने चाहिए, रियल नंबर से मिलने चाहिए, ये तो रियल नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि एफ इनवर्स -3 का वैल्यू जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा ऐसा जिसको रखने पर इसका वैल्यू -3 हो जाए। आप देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स की जगह कोई ऐसा रियल नंबर बताओ जिसको रखने पर वैल्यू -3 आ जाए, कभी होगा नहीं ना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेट सेट ए देखिए इसके एलिमेंट पी क्यू आर एस है, और सेट बी देखिए जिसका एलिमेंट 1 2 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज नॉट अ फंक्शन। चलिए, हमारे पास सेट ए दिया है, इसका एलिमेंट है पी क्यू आर एस, एंड सेट बी है जिसका एलिमेंट है 1 2 3। हमें बताना है कि ये जो नीचे दिए गए रिलेशन है ए टू बी में, ये कौन फंक्शन नहीं है। फर्स्ट नंबर देखते हैं, R1, यहाँ P1 ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है, Q2 है, R1 है और S2 है। तो हम लोग देख रहे हैं ये दोनों तो नॉन एम्प्टी सेट है ही, इसके हर एक एलिमेंट यूनिक तरीके से B के एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। देखो P का इमेज 1 हो रहा है, Q का 2 हो रहा है, R का 1 हो रहा है, S का 2 हो रहा है। देख रहे हैं ना। हाँ, दो गो एलिमेंट के यहाँ देखिए P और R के सेम इमेज है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। Q और S के भी सेम इमेज है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, इसके हर एक एलिमेंट यूनिक तरीके से B के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो यह रिलेशन जो है आपका फंक्शन है ना। हम लोग लिख सकते हैं कि रिलेशन R1 इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हमें बताना इनमें से कौन फंक्शन नहीं है। तो पहला तो फंक्शन हो जा रहा है, चलिए दूसरे के लिए देखते हैं। R2, इसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर में देखो P1 Q1 R1 S1। तो यहाँ इस सेट के हर एक एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, और हर एक का यूनिक इमेज हमें 1 मिल रहा है, हर एक का इमेज 1 ही है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबका इमेज 1 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। किसी एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए, बस यही ध्यान देना है। तो ये आपका फंक्शन दिख रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि रिलेशन R2 इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया है R3 इक्वल टू में, देखिए ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है P1 Q2 P2 S3। तो हम लोग देख रहे हैं दो, यहाँ P Q R है ही नहीं, R का कोई इसमें इमेज नहीं मिला। और मैं ये भी देख रहा हूं कि यहाँ P एलिमेंट के दो डिफरेंट इमेज हो जा रहा है, देख सकते हैं ना।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों रीजन कोई भी कर सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि एलिमेंट P हैव सेम इमेज, या फिर मोर देन वन इमेज, मोर देन वन इमेज इन बी, सेट बी में इसके एक से अधिक इमेज देखने को मिल रहे हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिलेशन R3 इज नॉट अ फंक्शन, यही आपका फंक्शन नहीं है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अच्छा, दूसरा रीजन भी है कि हम लोग देख रहे हैं कि सेट ए का एलिमेंट आर बी के किसी भी एलिमेंट के साथ इसमें एसोसिएट नहीं दिख रहा है, ये भी रीजन हो सकता है। अच्छा, अब 4 नंबर देखिए, दिया है R4, इसमें एलिमेंट है आपका P2 Q3 P2 Q3 R2 S2, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए के हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट है यूनिक तरीके से, देख रहे हैं ना। एक किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं दिख रहा है, जैसे आप यहाँ थर्ड में देख रहे थे, नहीं ना दिख रहा है यहाँ, तो हम लोग कह सकते हैं ये फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिलेशन R4 इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो हमें बस यहाँ पूछ रहा था कि कौन फंक्शन नहीं है, तो थर्ड नंबर वाला फंक्शन नहीं है ए टू बी में, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, यहाँ दिया है लेट ए सेट है जिसका एलिमेंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 9 10 11 12 13, and let f a to n be defined as f n equal to में the highest power the highest prime factor of n, find the range of f, फंक्शन f का हमें रेंज निकालना है। तो हम लोग f देख रहे हैं a to n पर डिफाइंड है, किस तरह से डिफाइंड बाई fn इक्वल टू में द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। अच्छा, यहाँ इसका डोमेन a है और को डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और एफ एक्स कैसे डिफाइन, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। अच्छा, चलिए हम लोग रखते हैं f9, 9 रखोगे तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा, तो आप 9 का प्राइम फैक्टर करके देखो, 3 इंटू 3 आएगा, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपका ये 3 ही दिख रहा है ना इसमें प्राइम फैक्टर, तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। f10, तो 10 को आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 और 5 आएगा, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसमें 5 हो गया। फिर आप f11 के वैल्यू की बात करोगे तो 11 खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टर में सिर्फ 11 ही आएगा, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 हो जाएगा। f12, तो 12 का करेंगे प्राइम फैक्टर तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, तो 3 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। अच्छा, उसके बाद f13, 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टर में 13 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन f, तो फंक्शन f का रेंज यानी कि ये वाले एलिमेंट जो वैल्यूज आ रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 11 आ रहा है और 13 आ रहा है, यही ना हो जाएगा इसका रेंज फंक्शन का, समझ गए। तो देख रहे हैं ना, पूरे एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैं फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।